नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। आज बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसमें अपने योगदान से अजीत दोवल ने यह साबित कर दिया कि वो इस देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन स्पाई मास्टर्स में से एक हैं और उनके इसी योगदान की वजह से वो देश के इतिहास में कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस ऑफिसर भी बन गए। एस्पियोनेज स्टोरीज के आज के एपिसोड में बात करेंगे अजीत दोवल के मास्टरपीस ऑपरेशन ब्लैक थंडर की। आज की कहानी ली गई है किताब जिसका नाम है अदृश्य स्टोरीज ऑफ ग्रेट इंडियन स्पाइस से। दोस्तों, जब हम इंटेलिजेंस ऑफिसर, एजेंट, स्पाई या जासूस जैसे शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जेम्स बॉन्ड, जेसन बॉन्ड, जैक रायन, एक था टाइगर, बेबी जैसी तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन असलियत ठीक इसके उलट होती है। असली जिंदगी में ये लोग बिल्कुल आम आदमियों जैसे आपके और मेरे जैसे ही दिखते हैं। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक अच्छा जासूस उसको माना जाता है जो कि आम आदमियों में इस तरह घुल मिल जाए जैसे कि पानी में नमक। एक प्रभावशाली स्पाई की नेचर बिल्कुल पानी की तरह होती है। उसे जिस बर्तन में डाल दो वो उसी का आकार तुरंत ले लेता है। इन्हीं सारी क्वालिटीज और विस्मयकारी वीरता का परिचय दिया था अजीत दोवल साहब ने लेट 80s में किए गए ऑपरेशन ब्लैक थंडर में। आईबी के मना करने के बावजूद भी उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जून 1984 में गोल्डन टेंपल के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार करवा दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस की छवि को सिख समुदाय के अंदर काफी ज्यादा धक्का पहुंचा और रेडिकलाइजेशन उल्टा बढ़ गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लगभग 5 महीने बाद श्रीमती गांधी की हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से सिख विरोधी दंगे भड़क जाते हैं और सिखों के ऊपर जो अत्याचार होता है इस दौरान, इसकी वजह से कांग्रेस के लिए सिख समुदाय में रोष व घृणा और ज्यादा बढ़ जाती है। इंदिरा गांधी के बाद उनके सपुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट में कोई कमी नहीं आती। इसके ठीक उलट इसमें और ज्यादा तेजी आ जाती है और इसके लिए काफी हद तक कांग्रेस जिम्मेदार भी थी। 1984 और 95 के बीच पाकिस्तान की आईएसआई की सपोर्ट से पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट और रेडिकलाइजेशन अपनी पीक पे था। खालिस्तानी मिलिटेंट्स में एक ट्रेंड शुरू हो चुका था कि वो कहीं भी वारदात करने के बाद, किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद गोल्डन टेंपल में आकर शरण ले लेते थे। इन मिलिटेंट्स को यह लगता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सरकार की इतनी ज्यादा किरकिरी हो चुकी है कि इस प्रकार का कोई और ऑपरेशन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि गोल्डन टेंपल के अंदर खालिस्तान का ऑफिस भी खुल चुका था और करेंसी भी इस्तेमाल की जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि गोल्डन टेंपल खालिस्तानी मिलिटेंट्स के लिए एक सेफ सेंचुरी बन चुका था। आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग गोल्डन टेंपल में चल रही मिलिटेंट गतिविधियों की रिपोर्ट रोज प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दिया करते थे, लेकिन दूध के जले राजीव गांधी छाछ भी फूंक मार मार कर पीना चाहते थे। उन्होंने गोल्डन टेंपल से इन मिलिटेंट्स को निकालने का जिम्मा सौंपा उस वक्त के आईबी के डायरेक्टर एम.के. नारायणन और आईबी के ऑपरेशंस चीफ अजीत दोवल साहब को। इन दोनों ने यह निर्णय लिया कि बिना कोई गोली चलाए, बिना किसी रक्तपात को इन मिलिटेंट्स को गोल्डन टेंपल से बाहर निकालना होगा, इनसे सरेंडर करवाना होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आईबी और एनएसजी ने प्लान किया ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अब अजीत दोवल साहब को गोल्डन टेंपल के अंदर जाकर इंटेलिजेंस इकट्ठी करनी थी और साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के जरिए मिलिटेंट्स का मनोबल भी तोड़ना था और इसके लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अंदर जाने का फैसला लिया। दोवल साहब ने गोल्डन टेंपल के अंदर प्रवेश पाने के लिए एक ऐसे मिलिटेंट की आइडेंटिटी अपनाई जिसको कि पाकिस्तान की आईएसआई ने इन मिलिटेंट्स की मदद करने के लिए गोल्डन टेंपल के अंदर भेजा है। अजीत दोवल साहब के ऑब्जेक्टिव्स थे कि उनको अंदर जाकर मिलिटेंट्स के साथ घुलना मिलना था, उनका विश्वास जीतना था, उनकी लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना था, उन मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई करना था जो कि सरेंडर की राह में रोड़ा बन सकते हैं और ये सारी इंटेलिजेंस को बाहर पहुंचाने के तरीकों को भी ढूंढना था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जोखिम से भरा हुआ काम था। उनकी एक छोटी सी भूल या किसी का जरा सा भी शक उनकी मौत का कारण तो बन ही सकता था, साथ साथ उस वक्त की परिस्थितियों को और ज्यादा बिगाड़ सकता था। वहां पर डेंजर था और कई किलिंग्स वहां पर अंदर भी हो रही थी और अगर उनको किसी पर शक हो कि कोई आदमी जासूस है या जासूसी का आदमी है तो फिर तो उसके प्रति हल्का सा शक होने पर भी उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को इसके ऊपर में वो मौत के घाट उतार दिया कि वो शायद विदेशी जासूस हैं या भारत के जासूस हैं। धीरे धीरे अजीत दोवल साहब ने अंदर बैठे मिलिटेंट्स का विश्वास जीतना शुरू कर दिया और उनको ऐसे सलाह मशवरे देने शुरू किए जिससे कि भारत सरकार को फायदा हो और मिलिटेंट्स की कैपेबिलिटी कमजोर पड़ती जाए। दोस्तों, इसी चीज को एस्पियोनेज की दुनिया में साइऑप्स यानी कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। उन्होंने धीरे धीरे मिलिटेंट्स के मन में यह बीज बोना शुरू कर दिया, यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि भाई अब तो हमारे पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है और इस वक्त यही सही स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि अगर हम जिंदा रहे तो कल फिर से लड़ेंगे। जंग में कभी जीत होती है तो कभी हार भी होती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यह विश्वास उन्होंने मिलिटेंट्स को दिलाना शुरू कर दिया।
दोवल साहब ने साई ऑफ करने के साथ साथ गोल्डन टेंपल से बाहर आने से पहले 3 टॉप मिलिटेंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इन मिलिटेंट्स की कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरह कोलैप्स कर गई। इसका फायदा यह हुआ कि मिलिटेंट्स में नेतृत्व ना होने के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल गई और उनका मनोबल बुरी तरह टूट गया। और इसी बात का फायदा उठाकर एनएसजी के कमांडोज गोल्डन टेंपल के अंदर प्रवेश कर गए। एनएसजी कमांडोज की एक टीम अमृतसर एयरपोर्ट पे IL-76 एयरक्राफ्ट से कोवर्टली लैंड करती है और गोल्डन टेंपल से किसी तरह बाहर आ चुके अजीत दोवल साहब से वहीं पर मिलती है। दोवल साहब उनको अंदर की सारी इंटेलिजेंस देते हैं, कितने मिलिटेंट्स हैं, कौन कहां पर बैठा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन सरेंडर की राह में रोड़ा बन सकता है। वो ये सारी बातें बहुत ही बारीकी से एनएसजी के कमांडोज को बताते हैं। दोवल साहब एनएसजी की टीम को यह आश्वासन भी देते हैं कि मैं मिलिटेंट्स के मन में यह बीज पक्की तरह बो चुका हूं कि उनके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। एनएसजी के कमांडोज इस छोटे से दरमियाने कद के स्पाई मास्टर के काम और कॉन्फिडेंस को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद एनएसजी कमांडोज ने पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म में गोल्डन टेंपल के चारों ओर पोजीशंस ले ली। यह ऑपरेशन एक स्नाइपर बेस्ड ऑपरेशन होने वाला था और किसी भी प्रकार के डायरेक्ट असॉल्ट को लास्ट प्रायोरिटी पर रखा गया था। स्नाइपर्स को तैनात करने का मकसद था मिलिटेंट्स के ऊपर दबाव बनाना, उनको 2-4 कमरों तक ही सीमित कर दिया जाए और किसी भी हालत में बाहर ना निकलने दिया जाए। दोवल साहब ने 2-3 मिलिटेंट्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि सरेंडर की राह में रोड़ा बन सकते थे। एनएसजी के स्नाइपर्स को इन 2-3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना था, जिससे कि पहले से ही घबराए हुए बाकी के मिलिटेंट्स और ज्यादा दबाव में आ जाएं और इस दबाव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अंदर के बिजली पानी भी काट दिए गए। आईबी और एनएसजी की इन सारी टैक्टिक्स की वजह से अंदर बैठे मिलिटेंट्स का एक एक पल बिताना मुश्किल हो रहा था। एक मिलिटेंट बाल्टी उठाकर गोल्डन टेंपल के सरोवर से पानी भरने के लिए भागता है, तभी एनएसजी के स्नाइपर्स उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं और उसको बाल्टी छोड़कर खाली हाथ वापस भागना पड़ता है। ऐसी दूसरी कोशिश होती है जब एक आटे की बोरी को बाहर से अंदर कमरों की तरफ लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एनएसजी के स्नाइपर्स इस कोशिश को भी पूरी तरह विफल कर देते हैं। एक तरफ एनएसजी के स्नाइपर्स ने इन मिलिटेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया हुआ था, लगातार बनाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ एनएसजी के कमांडोज ने गोल्डन टेंपल के अंदर घुसना शुरू कर दिया था। एनएसजी ने सबसे पहले बाहरी इलाके में स्थित तीर्थयात्रियों के हॉस्टल को कब्जे में लिया और उसके बाद पूर्वी दिशा में स्थित सारे दफ्तरों को कब्जे में ले लिया और वहां से गोल्डन टेंपल के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सरबजीत सिंह ने लाउड स्पीकर से मिलिटेंट से सरेंडर करने की अपील शुरू कर दी। उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो सरेंडर कर दें, जब वो बाहर आएंगे उनके ऊपर कोई भी गोली नहीं चलाएगा और उन्होंने मिलिटेंट से कहा कि सरेंडर का इशारा देने के लिए, इंडिकेशन देने के लिए खिड़की से कोई भी कपड़ा बाहर लहरा दें। वो उनको गारंटी देते हैं कि कोई भी उनके ऊपर गोली नहीं चलाएगा और उनको सुरक्षित बाहर लाया जाएगा। काफी देर तक सरबजीत सिंह की अपील करने के बाद कुछ मिलिटेंट्स ने खिड़की से बाहर कपड़ा लहराना शुरू कर दिया और इस तरह सरेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन कुछ मिलिटेंट्स ने सरेंडर करने की बजाय साइनाइड खाकर अपनी जान देना ही ठीक समझा। ऐसा ही एक मिलिटेंट था बेहद खूंखार और खतरनाक माने जाने वाला करात सिंह। ये दोवल साहब का फिनोमिनल इंटेलिजेंस वर्क ही था, उनकी मनोवैज्ञानिक जादूगरी ही थी कि करात सिंह जैसा हार्डकोर मिलिटेंट भी बिना एक गोली चलाए साइनाइड खाकर अपनी जान देना ही ठीक समझता है। जैसे करात सिंह बहुत बड़ा किलर था और करात सिंह ने अगर साइनाइड खाई तो सोचता कि साइनाइड खाने से पहले मैं 10 बस तो मार ही देता हूं, या पेंटा था या और ऐसी डेड बॉडी जो बाद में मिली वहां पर ब्रोटेड हालत में थे, जिन लोगों ने अपने प्राण दे दिए लेकिन गोली नहीं चलाई। ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अपने इस अभूतपूर्व योगदान के कारण ही अजीत दोवल साहब भारत के इतिहास में कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस ऑफिसर बन गए। कीर्ति चक्र दूसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है जो कि उस वक्त तक केवल मिलिट्री ऑफिसर्स को ही दिया जाता था, लेकिन अजीत दोवल साहब के इंटेलिजेंस वर्क ने इस परंपरा को तोड़वा दिया और 26/11 से पहले तक वो इस अवार्ड को पाने वाले, इस वीरता पुरस्कार को पाने वाले एकमात्र पुलिस ऑफिसर थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, राष्ट्र की मदद करते हैं, देश की मदद करते हैं। इंटेलिजेंस का काम ही है। इस पूरे देश के अंदर में लाखों करोड़ों देशभक्त हैं, सिर्फ हमको उन तक पहुंचने की बात है और उनको अपने से जोड़ने की बात है, उनको काम बताने की बात है और उसके बाद में उनको ट्रेन करने की बात है, उनके अंदर में वो जज्बा पैदा करने की बात है। दोस्तों, हम चैन की नींद सो पाते हैं क्योंकि इस देश के अजीत दोवल अपनी जान की बिना परवाह किए ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। हम अपने परिवारों के साथ जिंदगी एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि अजीत दोवल जैसे देशभक्त सालों साल अपने परिवारों से दूर रह के इस देश के लिए काम करते हैं। सर, मैं आपको और आप जैसे सभी मां भारती के शेरों को शत-शत नमन करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जल्दी मिलेंगे एस्पिनाज स्टोरीज के अगले एपिसोड में। जय मां भारती, जय हिंद।